स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। और आज की क्लास में हमें अपना कंसिडरेशन वाला टॉपिक आगे बढ़ना है। बेटा अगर मैं आपसे लास्ट क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन का मीनिंग, कुछ कंसिडरेशन के बारे में बेसिक चीजें, और हमने स्टार्ट किया था रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, जिसमें मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे और बाकी के 4-5 पॉइंट हमें आगे पढ़ने हैं। फिर 1-2 टॉपिक और हैं, फिर कंसिडरेशन चैप्टर भी। ठीक है, जल्दी से बेटा एक बार रिकॉल करेंगे लास्ट क्लास को और कोशिश करेंगे हम याद। तो बेटा अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो कंसिडरेशन को डिफाइन करता है सेक्शन 2 क्लॉज डी। सेक्शन 2 क्लॉज डी, सेक्शन 2 क्लॉज डी कंसिडरेशन को बोलता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द promiser, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person। पहले तो दो बातें आ रही हैं, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person। फिर 3 बातें, does or abstain from doing something, has done or abstained from doing something, और last है promise to do or abstain from something, such promise known as consideration। मतलब सर डिजायर होगी प्रॉमिसर की, पे करेगा प्रॉमिसी और रेमिडेंट पर्सन, और ये जो पेमेंट है ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी टर्म्स में हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने एनालिसिस भी बना के दिया था आपको। फिर मैंने बताया था कंसिडरेशन जो है वो लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं, क्विड प्रो क्यो, व्हिच मींस समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन प्रॉमिस परफॉर्मेंस होता है जो पार्टी आपस में एक्सचेंज करती है। कंसिडरेशन क्या हो गया, पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। और कंसिडरेशन जो है वो फुल्ली इन कैश हो सकता है, पार्टली कैश पार्टली काइंड हो सकता है, बट फुल्ली इन काइंड नहीं हो सकता। और लास्ट बताया कोई भी कंसिडरेशन के बिना जो एग्रीमेंट बनेगा वो होता है नूडम फैक्टम, यानी न्यू कॉन्ट्रैक्ट विच का वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो याद रखना नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये जनरल क्या है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इफ इन एन एग्रीमेंट देयर इज नो कंसिडरेशन देन सच एग्रीमेंट विल नॉट बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये बात समझ आती है। उसके बाद मैंने रूल्स में बताया था 2 रूल्स जो हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ लिए। पहला, कंसिडरेशन जो है कहां होगा, डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। इसमें मैंने बताया था भैया अगर किसी थर्ड पार्टी या प्रॉमिसर की डिजायर होगा तो कंसिडरेशन वैलिड नहीं मानेंगे। और दूसरा, कोई भी एक्ट जो वॉलंटरी कराए या सर्विस प्रोवाइड करे विदाउट एनी रिक्वेस्ट, उससे भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। तो आप वॉलंटरी कोई एक्ट करो बिना उसके मांगे, वो कंसिडरेशन नहीं होगा। ठीक है ना, हमेशा प्रॉमिसर के डिजायर पे होना और किसी के डिजायर पे नहीं होगा। और सेकंड पॉइंट था बेटा, कंसिडरेशन जो है वो मूव करेगा या प्रॉमिसी से या एनी अदर पर्सन। और केस को बताया था किसका, चिन्या वर्सेस रमन। इसमें हमें बताया था कि भाई कंसिडरेशन जो है वो प्रॉमिसी भी दे सकता है अंकल, और कोई अदर पर्सन। तो डॉटर जो है कंसिडरेशन और लड़की से मिल सकती है, तो अंकल ने बोला कि वहां मिल गई कोर्ट में फेवर में जजमेंट। अब कंसिडरेशन के बाकी रूल्स देखते हुए सारे रूल एकदम सिंपल, टेक्निकलिटी ज्यादा है। 2 रूल बता दिए मैंने। अब आइए हम वैलिड कंसिडरेशन का रूल नंबर 3। ऑलरेडी पता है, मैं टाइम ज्यादा नहीं लगाऊंगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। थर्ड पॉइंट डालेंगे बेटा, कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। क्या कुछ बताने की जरूरत है बेटा, पहले से ऑलरेडी बता रहा था, ये थर्ड है। तो अगर देखो संदीप डेफिनेशन से ही 3 एसेंशियल निकल कर आते हैं। तो डेफिनेशन दी डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिस और एनी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो 3 रूल तो डेफिनेशन से निकलते आ गए। अब फोर्थ रूल देखना बेटा, फोर्थ रूल इसमें तो कुछ नहीं है, इतना ही पॉइंट ही है। फोर्थ रूल में आप हेडिंग डालना, फोर्थ रूल कंसिडरेशन, फोर्थ रूल है कंसिडरेशन need not be adequate. Consideration need not be adequate. Consideration need not be adequate. कह रहे हैं संदीप कंसिडरेशन एडिक्वेट ना भी हो तो चले, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। अगर मतलब कंसिडरेशन नीड टू बी एडिक्वेट मतलब कंसिडरेशन को एडिक्वेट होना जरूरी है। यहाँ पे कंसिडरेशन नीड नॉट, मतलब अगर कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है तो फिर चलेगा। सर इसको क्या मतलब है बेटा, एडिक्वेट का मतलब पहले तो ब्रैकेट में लिख लो सफिशिएंट। एडिक्वेट मतलब क्या होता है बेटा, सफिशिएंट।
अब कह रहे कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी सफिशिएंट, मतलब क्या सर? बेटा मतलब ये है कि मान लीजिए अगर यहाँ पे दो पर्सन है, एक है पर्सन ए और एक है पर्सन बी। अब आज पर्सन ए जो है वो पर्सन बी को अपना ओल्ड फोन बेचता है। ए जो है अपना बी को फोन बेच रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फोन बेच रहा है। बेटा जो फोन की एक्चुअल वैल्यू है वो है लेट्स अज्यूम 5000 रुपीज। कितनी? मतलब वो 5,000 की वर्थ रखता है मार्केट में। लेकिन ए को बहुत ज्यादा अर्जेंसी थी तो उसे आज ही अपना फोन बेचना था, जल्दी में उसने फोन बेचा और फोन जो बिका है वो बिका है 2,500 रुपए में। कितने में? 2,500 रुपए में। जबकि फोन की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 5,000 रुपीज थी। अब ये जो 2,500 की कंसिडरेशन है इसे बोल रहा है बिल्कुल वैलिड है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसमें जो दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिल रही है वो एडिक्वेट होनी चाहिए। जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं आपको प्रॉपर्टी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अब प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख है, आप मुझे 8 लाख दे रहे हो, अरे कोई दिक्कत नहीं है। 8 लाख के आप 4 लाख दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कंसिडरेशन दोनों पार्टी के लिए इक्वल रहे। कई बार ऐसा होता है ना, अगर मेरे को पैसे की अर्जेंट नहीं है तो मैं जल्दीबाजी कम पैसे में बेच दूंगा, तो जितने पैसे मुझे मिले क्या वो वैलिड पैसे नहीं है? वैलिड। भाई कंसिडरेशन को जरूरी नहीं है कि आप 5,000 का फोन बेचो तो हर बार आपको 5,000 मिलेंगे तभी कंसिडरेशन वैलिड होगा। कंसिडरेशन एडिक्वेट हो भी सकती है, कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं भी होती। कंसिडरेशन मनी के टर्म्स में होना चाहिए, दैट्स इट। समझो? यार छोटा भीम वाला एग्जांपल लिया था, जब वो गन दिखा के काले से रिंग ले रहा था, तब मैंने बोला था काले से रिंग ली और 5 लाख की रिंग थी, उसने 5,000 में ली। कितने में? 5,000 में। तो भाई ये कोई कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वो कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत क्या थी कि उसने कोवर्जन का यूज करा। 5 लाख की रिंग 5,000 में बेचना वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूल बोलता है कंसिडरेशन एडिक्वेट ना भी हो तो चलेगा। मतलब आप 5 लाख की रिंग 50,000 में बेच सकते हो। लेकिन पॉइंट वहां पे क्या हो रहा था? कोवर्जन के थ्रू बेच रहा, वो गड़बड़ थी। समझ आया? तो बेटा कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसके अंदर लिख लीजिएगा एग्जांपल नोट करके लिखना। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू। फुल स्टॉप। इसी का लिखो। समथिंग इन रिटर्न need not be equal to something given। बस यश में क्या होगा? कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू। जरूरी नहीं कोई पर्टिकुलर और समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट टू बी इक्वल टू समथिंग गिवन। आपने सोचा 5,000 का, लेकिन होता है आपको वैल्यू जो रिटर्न में मिली वो 5,000 से कम है। जरूरी नहीं है कि दोनों वैल्यू के पास में क्या हो इक्वल, कि 5,000 के फोन के बदले 5,000 नहीं मिलना, कम भी मिल सकता है पॉसिबिलिटी, ज्यादा भी मिल सकता है पॉसिबिलिटी। ठीक है? तो 4 हम बता दिए, 3 तो डेफिनेशन देते हैं। एट द ऑफ द प्रोमिटर कंसिडरेशन होगी प्रोमिस और किसकी होगी तो कंसिडरेशन वैलिड नहीं है। सेकंड मूव किससे करती है? प्रोमिसिंग और एनी अदर पर्सन। केस में कौन था? चिन्मया वर्सेस रामायण। पॉइंट में कंसिडरेशन पास्ट हो सकती है क्या? यस। प्रेजेंट हो सकती है क्या? यस। क्या? यस। और फोर्थ, क्या कंसिडरेशन हमेशा एडिक्वेट होगी? नो। हमेशा एडिक्वेट नहीं, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। ये जरूरी नहीं है एडिक्वेट होगी, अच्छी बात है, नहीं भी होगी तब भी चलेगी। नेक्स्ट आ रही जल्दी से। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, एसेंशियल नंबर रूल नंबर 5। बेटा कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ विच वन इज वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म।
लीगली बाउंड टू परफॉर्म इज नॉट कंसिडरेशन। बेटा बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, इसको आप स्टार जरूर बना लीजिएगा। क्या बोल रहा है थोड़ा सा ध्यान से यश, अगर तू पढ़ेगा तेरे को कुछ समझ आएगा। कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ वेज वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म इज नॉट कंसिडरेशन। समझना। कह रहा है अगर किसी व्यक्ति की उस काम को परफॉर्म करना लीगल ड्यूटी है, वो बाउंड है उस काम को करने के लिए, तो उसे आप कंसिडरेशन नहीं मानोगे। जैसे मतलब समझाता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल। बेटा मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए। ये मान लीजिए बेटा मैं हूं रोहित सर, ठीक है, हाइपोथेटिकल। अब मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, पर अभी क्या हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम करते हैं कि मैं इस इंस्टीट्यूट का एक सैलरीड एम्प्लॉय। क्या इस इंस्टीट्यूट का सैलरीड एम्प्लॉय मतलब यहाँ पे कितने बच्चे आए, क्या बच्चे हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ क्या मेरी सैलरी, मेरी एक फिक्स सैलरी है जो मुझे हर मंथली मिलती है, और उसमें मुझे बच्चे पढ़ाने होते हैं, और एक फिक्स टाइम है 9 to 5 का, जिसमें एक बच्चा है या 1000 बच्चा है, मुझे बस 9 to 5 पढ़ाना है, और उस 9 to 5 को पढ़ाने के लिए क्या मिलता है, सैलरी। तो अज्यूमिंग मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और मैं क्या हूँ, एक सैलरीड एम्प्लॉय, और मेरी एम्प्लॉय की टर्म्स पता है क्या है, कि मुझे 9 AM से लेके 5 PM तक पढ़ाना है। और मुझे क्या पढ़ाना है बेटा, मुझे पढ़ाना है बिजनेस लॉ, सीए फाउंडेशन का, चाहे कितने भी बच्चे हैं, 9 से 5 बिजनेस लॉ, चाहे कितने भी बच्चे हैं, ठीक है। और उसके बदले मुझे सैलरी मिलती है, मान लीजिए 1.5 लाख रुपीज अ मंथ। पहले बताओ इतना समझ आया, ये कंडीशन है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे हमारे स्टूडेंट है, मान लो बेटा ये यश है। अब यश ने, यश और ये यहाँ इस इंस्टीट्यूट का क्या है, स्टूडेंट। अब मान लीजिए, अब मान लीजिए यश ने इस इंस्टीट्यूट में एनरोल कराया, रजिस्टर कराया, इस इंस्टीट्यूट को उसने फीस पे कर दी, ठीक है। अब यश मेरे पास आके क्या है बेटा, लॉ की क्लासेस ले रहा है बाकी बच्चों की तरह। ये आता है डेली मेरी क्लास में, मुझसे क्या पढ़ता है, लॉ पढ़ता है। अब बस मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अब मैं यश के पास अकेले गया और मैंने कहा यश बेटा मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ, तो बदले में मुझसे 2000 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज, मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ ना, तो बदले में मैं आपसे 2000 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। ये कहा सर ऐसा क्यों, मैं तो फीस दे दी है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं तो आपको एक कंसिडरेशन में लॉ पढ़ा के, इसलिए मैं आपसे एक फीस चार्ज करूंगा 2000 रुपीज अलग से। अब सुनना, यहाँ जो मैं कर रहा हूँ ये एब्सोल्युटली गलत है। क्या ये जो मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ यश को, ये कोई एक्स्ट्रा एफर्ट है या मुझे करना ही है, करना ही है भाई। वो तो कह रहे हैं तेरा परफॉर्मेंस ऑफ वेज, मतलब लॉ को पढ़ाना मेरी क्या है, मैं लीगली बाउंड तो हूँ, क्योंकि भाई एज एन एम्प्लॉय ये तो मेरा काम है ना। तो इसको कंसिडरेशन मान के मैं किसी बच्चे से एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकता। सेम जैसे पुलिस वाले अंकल है, अब पुलिस वाले अंकल है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, मेरा भाई है छोटा, वो मिसिंग हो गया। अब मैं पुलिस वाले अंकल के पास जा रहा हूँ कि भैया मेरा भाई ढूंढो, मेरा भाई ढूंढो। उन्हें बहुत मेहनत से ढूंढा होगा ना, और भैया ढूंढ लिया उसने। अब वो कह रहा है लो भाई तुम्हारा भाई, और तुम्हारे लिए मैं इतना भाग दौड़ करा, मुझे 5000 रुपए दो। क्या वो मेरे से कुछ पैसे रिसीव कर सकता है ये बोल के कि मैंने आपको अपना भाई दिया? नहीं, क्योंकि भैया उससे मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं है। सर क्यों? क्योंकि वो तो उसकी लीगल ड्यूटी है ना, ये तो उसका काम है। तो कहना अगर किसी बंदे की परफॉर्मेंस जो है वो लीगली बाउंड टू परफॉर्म है, उसका काम है ही करना, तो वो ये कंसिडरेशन से कैसे चार्ज नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं लीगल बाउंडेशन में हूँ ना, तो शायद मेरे काम है ना, नहीं तो भाई तो बैच में सारे बच्चे आएंगे, यश नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे मैं यश बोलूं, यश मैं आपको बेटा लॉ पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे सेपरेट 2000 रुपए दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। तभी कह रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ व्हिच वन इज लीगली बाउंड फॉर्म इज नॉट कंसिडरेशन। क्या ये बात समझ गए? 100%। जैसे बस एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे डीटीसी वाले भैया है, बस ड्राइवर है,
आप बस में चढ़े, आपने 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए जितने का भी टिकट आ रहा है टिकट ले लिया। अब बस वाले भैया ने आपको बहुत अच्छे से जर्नी पे बैठा के आराम से छोड़ दिया लास्ट में। और जब आप उतर रहे थे भैया बोला लाओ मुझे 50 रुपए मेरे को भी तो दो, मैंने देखो कितनी सेम बस चला के मैं इतने अच्छे से उतारा। तो क्या भैया बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें सर्विस दिया है, कंसिडरेशन दिया है, तो तुम भी मुझे पैसे दो। क्या भैया ने हमें कोई कंसिडरेशन दी है? नहीं दी है, क्योंकि वो भैया क्या थे, लीगली बाउंड टू अकाउंट थे। अबे तेरी तो सैलरी है शाम की, तो ये तो तेरा काम है, इसके लिए तो पैसे नहीं मांग सकता। समझ आई बात? लेकिन अब यश एक लॉजिक की बात बता, मैं 9 to 5 लॉ पढ़ाता हूँ, मुझे सैलरी देती है 1.5 रुपीज, किस काम को करने की? क्या पढ़ाने की? लॉ पढ़ाने की। अब इसके बदले में किसी को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मांग सकता, बिल्कुल नहीं मांग सकता। लेकिन आज मुझे यश बोलता है कि सर एक ना दिक्कत आ गई। मैंने कहा क्या यश, बता बेटा। मैंने कह रहा कि सर मुझे ना लॉ तो एकदम क्लियर है, लेकिन सर मुझे ना मैथ्स में डाउट आ रहे हैं, थोड़े मैथ्स मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। मैंने कहा यश क्या बात करता है, तुझे पता है मेरी मैथ्स कितनी अच्छी है? कैसे, अगर आपकी मैथ्स इतनी अच्छी है मुझे पढ़ा दो। मैंने कहा ओके सर। इसे आ रहे थे मैथ्स में डाउट, और मैंने क्या बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं बेटा, तेरी ना मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, मेरी 9 to 5 क्लास होती है, एक काम कर 5 to 6 जो है ना, तू अलग से बैठ जाइयो, मैं तेरे को क्या पढ़ा दूंगा, मैथ्स। बेटा अब एक बात बताओ, अब इसके लिए क्या मैं यश से एक्स्ट्रा चार्ज सच एज 2000 रुपीज अब ले सकता हूं? अब ले सकता हूं, यस। समझना, अगर किसी पर्सन की कोई लीगल बाउंडेशन है किसी काम को करने की, तो वो तो उसका लीगल बाउंडेशन है, वो तो कंसिडरेशन नहीं है, और उसके बदले वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी लीगल ड्यूटी से बाहर हट के अपने कोई काम कर रहा है, जैसे मेरी ड्यूटी तो पढ़ाना है, लेकिन लॉ पढ़ाना है, 9 to 5 पढ़ाना है ना, तो बेटा अगर मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ 1 घंटा एक्स्ट्रा रुक के, तो वो अब क्या कंसिडरेशन कंसिडर होगी? यस। ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है 1 घंटा, ये तो कंसिडरेशन ट्रीट होगी ना भाई। क्या ये मेरी लीगल बाउंडेशन है? मैथ्स पढ़ाना बाउंडेशन है ना, 5 to 6 पढ़ाना फाउंडेशन है? नहीं, 5 बजे मेरी फाउंडेशन खत्म लॉ पढ़ा के। लेकिन अगर मैं आपको कोई एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स अपनी लीगल बाउंड्री से बाहर जाके काम दे रहा हूँ, तो वो कंसिस्टेंसी होगी। क्या उसके बदले में पैसे चार्ज कर सकता हूँ? यस। समझ आया? पक्का? आई रिपीट, कंसिडरेशन क्या नहीं होती, परफॉर्मेंस ऑफ विच वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म इज नॉट कंसिडरेशन। लेकिन अगर वो अपनी लीगल बाउंडेशन से बाहर आके आपके लिए कोई सर्विसेज दे रहा है, तो उसे वो कंसिडरेशन ट्रीट करेगा, जिससे वो एक्स्ट्रा चार्ज परफॉर्म कर सकते। बेटा केस स्टडी बन जाती, बहुत प्यारी, समझ के साथ। ठीक है, जल्दी से एग्जांपल नोट कर लीजिए बेटा। तो यहाँ पे जो देखो, जो ये लॉ वाला एग्जांपल था, इसके बदले इसके बदले क्या 2000 रुपीज चार्ज कर सकता हूं मैं? इसके बदले 2000 चार्ज कर सकता हूं बेटा? नहीं नहीं, ये ऊपर वाले लॉ के बदले। लेकिन क्या मैथ्स के बदले कर सकता हूं? yes. जल्दी से एग्जांपल नोट करो, फिर मैं लिखवा रहा हूं। आई होप बेटा दिस इज क्लियर। इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेना नीचे इस पॉइंट का। पॉइंट नंबर 1, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी।
संदीप पहले बोलने क्या बोला बेटा, परफॉर्मेंस मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी। अगर आप कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म करके बोल रहे हो मैंने कंसिडरेशन दी है, तो भाई वो आपकी ड्यूटी है, वो कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर बी, द परफॉर्मेंस of an act by a person who is legally bound to perform. The performance of an act by a person who is legally bound to perform the same, comma, cannot be consideration for a contract. Cannot be consideration for a contract. The performance of an act by a person who is legally bound to perform the same cannot be consideration for a contract. Or last bit of point number 3, but where a person promises to do more than he is legally bound to do, comma, such a promise provides a good consideration. कोई दिक्कत है तो बेटा प्लीज बता देंगे। तीनों पॉइंट है, थर्ड वाला एक्सेप्शन का मैंने बताया। संदीप अगर एक पर्सन है वो मोर देन ही इज लीगली बाउंड टू वर्क के लिए कर रहा है, जो वो लीगली बाउंड था उससे ज्यादा कर रहा है, तो बेटा उसको फिर हम कंसिडरेशन ट्रीट करेंगे। मतलब चीज क्या हो गया, लीगली बाउंड हो, जो आपकी ड्यूटी है वो कभी कंसिडरेशन नहीं हो सकता, वो उसके लिए पैसे मत मांगना। लेकिन अगर आप उससे आउट ऑफ द बॉक्स जाके लीगली बाउंडेशन से ज्यादा काम दे रहे हो तो वो कंसिडरेशन होगा, उसके बदले एक्स्ट्रा चार्ज मांग सकते हो। इज इट क्लियर? 5 पॉइंट बता के पहला, कंसिडरेशन किसके डिजाइन होगा, प्रॉमिसर मूव करेगा प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सॉरी तीनों हो सकता है। कंसिडरेशन में नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, मतलब एडिक्वेट ना भी हो तब भी चलेगा, जरूरी नहीं है एडिक्वेट हो। और लास्ट, कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस जो पर्सन की लीगल ड्यूटी है उसे हम कंसिडरेशन ट्रीट नहीं। वेरी गुड बेटा, अब बस लास्ट 2 बज गए छोटे छोटे। पॉइंट नंबर 6, असेंशियल एलिमेंट नंबर 6 लिखो कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन must be real and not illusionary. Consideration must be real and not illusionary. बेटा जो कंसिडरेशन है ना वो हमेशा क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, जो पॉसिबल है, इल्यूशनरी नहीं। जैसे आपको याद है इम्पॉसिबल टू डू एक्ट, मैं बोल रहा था आपको कि चांद सितारे तोड़ लाऊंगा 1 लाख रुपए में, किसी मुर्दे में जान डाल दूंगा 2 लाख रुपए, तो जादू से मैं ट्रेजर खजाना ढूंढूंगा। अब इसमें क्या है, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मुर्दे में जान डाल दूंगा, क्या ये कंसिडरेशन है? 1 लाख के बदले में ये कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, तो ये क्या है, ये इल्यूजनरी है। तो कहते हैं कंसिडरेशन हमेशा क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, नॉट इल्यूजनरी। बस लिख लो फिर, सिंपल है। लिखो बेटा इसमें छोटी सी लाइन,
if consideration is legally or physically impossible, it is not considered as a valid consideration. If consideration is legally or physically impossible, तो हम उसे वैलिड कंसिडरेशन ट्रीट नहीं करेंगे. और लास्ट पॉइंट नंबर 7 खत्म होते बेटा एसेंशियल आपके, दैट इज व्हाट, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी, कंसिडरेशन क्या नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, कॉमा इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. बेटा ये सारी चीजें ना हम आगे जाके एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए तभी मैं इतना टेक्निकल होके बताऊंगा नहीं. बस इतना याद रखो, कंसिडरेशन अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए. क्या लिखा है यहाँ पे, नॉट लिखा है. क्या लिखा है वर्ड, नॉट बी अनलॉफुल, नॉट बी इमोरल, नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. ठीक है, अनलॉफुल मतलब भाई आप कह रहे हो कि मैं मर्डर कर दूंगा पैसे दे दो, अब ये पैसे के बदले मर्डर करना क्या है, अनलॉफुल है ना, तो कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए. अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब मान लो आप जो है अपने कंट्री के जो डिफेंस के सीक्रेट्स है वो दूसरी एनिमी कंट्री को देने की बात कर रहे हो पैसों के लिए, ये क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, अनलॉफुल है. समझ, तो कंसिडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. तो लिखो, इसके अंदर लिख लो थोड़ा सा, ओनली presence of consideration, only presence of consideration is not sufficient, is not sufficient, comma it must be, it must be lawful, comma moral and as per the public policy, as per the पब्लिक पॉलिसी. मतलब कंसिडरेशन कैसी नहीं होनी चाहिए संदीप, अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, इमोरल नहीं होनी चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए. कैसी होनी चाहिए, लॉफुल, मोरल और एज पर पब्लिक पॉलिसी. क्लियर बेटा, बस आपका कंसिडरेशन के एसेंशियल होते हैं, खत्म. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. एक बार मैं जल्दी से सारे पॉइंट रिकॉल करूंगा, कोशिश करेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट याद हो. एक बार डेफिनेशन जाओ वापस. बेटा सबसे पहले मैंने कंसिडरेशन का आपको मीनिंग बताया था, याद है. कंसिडरेशन का डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज डी. सेक्शन 2 क्लॉज ये बोलता है व्हेन द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसरी और एनी पर्सन, तीन बातें, डज और एक्सचेंज फ्रॉम डूइंग, has done or abstained from doing, promise to do or abstain from doing something, such act of promise is known as consideration. बेटा लैटिन में कंसिडरेशन क्या बोलते हैं, quid pro quo, receiving something in return. It is promise of moment to party क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर. और फुल्ली कैश होता है, पार्टली कैश पार्टली काइंड हो सकता है बट फुल्ली काइंड नहीं हो सकता. और लास्ट याद रखना, कंसिडरेशन के बिना कोई बनेगा होता है नंबर फैक्टर. क्या होता है, मतलब वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है. और याद रखना रूल क्या है, नो कंसिडरेशन नो गुड. बिना कंसिडरेशन के कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन ही नहीं सकता. फिर आए रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन में, पहले देखो टोटल 7 पॉइंट है, 7 में से 3 तो हमें पता है डेफिनेशन में. कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. कंसिडरेशन मूव करेगी फ्रॉम प्रोमिसरी और एनी अदर पर्सन. केस लॉ कौन सा था, चिन्नया वर्सेस. थर्ड है आपका कंसिडरेशन क्या होगी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. ये तीन डेफिनेशन से आए. फोर्थ था कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ऐसा जरूरी नहीं है. फिफ्थ था कि भैया अगर कोई परफॉर्मेंस किसी पर्सन की लीगल ड्यूटी है तो वो कंसिडरेशन, लेकिन अगर वो लीगल फाउंडेशन से ज्यादा परफॉर्म कर रहा है तो फिर कंसिडरेशन मान के आप उसे पैसे दोगे. ठीक है, ये बात हो गई. फिर लास्ट 2 पॉइंट और थे. पहला 6 पॉइंट, कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, रियल नॉट इल्यूजनरी, रियल नॉट
इलीगल, मतलब पॉसिबल होना चाहिए देना, इम्पॉसिबल बात नहीं करनी। और लास्ट कंसिडरेशन, अनलॉफुल, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी लॉफुल, इट मस्ट बी मॉरल, इट मस्ट बी एज पर पब्लिक पॉलिसी। याद हो जाएंगे मेरे सारे पॉइंट, बहुत बढ़िया। तो ये कंसिडरेशन हो गया और कंसिडरेशन के असेंशियल एलिमेंट हो गए। तो सर क्या ये चैप्टर खत्म? बेटा अब इसमें एक अगला पॉइंट आता है जो मैं आपको चीख चीख के बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी 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 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, पेपर में आने के हाई, क्या वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप हेडिंग डालेंगे बेटा, हेडिंग डालेंगे, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, एकदम फ्रेश हेडिंग डालना। हेडिंग है नो कंसिडरेशन नो कंसिडरेशन नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये रूल मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है इसमें। तो सर इसमें बचा क्या, सिंपल सी तो बात है। संदीप बेटा देख ध्यान समझिए, संदीप जो जनरल रूल है ना, जनरल रूल, बेटा जनरल रूल ये है, जनरल रूल ये कहता है कि अगर आपकी कंसिडरेशन नहीं होगी, अगर आपकी कंसिडरेशन नहीं होगी, मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है, तो क्या जनरल रूल के हिसाब से वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। मतलब कंसिडरेशन तो कॉन्ट्रैक्ट है, कंसिडरेशन नहीं तो contract। ये है जनरल रूल, ये क्या है। लेकिन जब ये आया तो यश प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ केसेस में गड़बड़ होने लगती है। प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ केसेस में क्या होने लग गई गड़बड़, मतलब कुछ जगह पे कोर्ट लॉ मेकर्स को लगा यार ये जो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये वैसे तो सही है लेकिन इन जगह पे ना यार ये गलत हो रहा है, इन जगह पे कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए था लेकिन हमारे रूल्स की वजह से गड़बड़ हो रही है। तो बेटा लॉ मेकर्स ने कुछ सर्टेन केसेस में कुछ एक्सेप्शन दिए। क्या दिए? कुछ एक्सेप्शन, मतलब वो केसेस जहां पे a valid contract can be made even without consideration। मतलब जनरल रूल क्या है? यस जनरल रूल है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, बना दिया तो वैलिड नहीं है। लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहां पे a valid contract can be made even without कंसिडरेशन, मतलब बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा सर हमेशा, इन 7-8 केसेस में ओनली। तो बेटा आपके पेपर में यही आएगा कि भैया वो केसेस बताइए जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन सकता है इवन विदाउट कंसिडरेशन, मतलब वो बेसिकली एक्सेप्शन पूछ रहा है नो कंसिडरेशन ऊपर। समझ आया? पक्का? बस हमें वो 6-7 केसेस पे ध्यान देना। और वो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या करते हैं कि नो कंसिडरेशन एक्सेप्शन बताओ, या फिर वो इनडायरेक्टली जो 7-8 एक्सेप्शन है ना उनमें से एक एक्सेप्शन डालना, कि एक केस स्टडी बना देगा एक एक्सेप्शन से, वो बताएगा कि बताओ इसमें वैलिड है नहीं है क्या है। समझेगा? तो हम इसको एक एक करके बहुत ध्यान से सुनेंगे। पहले कुछ भी करने से पहले हम क्या करेंगे, हम जनरल रूल लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं? जो है आपको पता है ना क्या रूल है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, जनरल। तो बेटा इसमें इस रूल को पहले हम लिख लेते हैं। रूल है अगर कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। रूल है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इस जनरल रूल को हम लिखना चालू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, the general rule is that the general rule is that an agreement made that an agreement made
without consideration is void. The general rule is that an agreement made without consideration is void. Point number two. In every valid contract, point number two, in every valid contract, comma, consideration is very important. Point number three, a contract may only be enforceable when consideration is there. A contract may only be enforceable when consideration is there. इसके बाद एक लाइन छोड़ के अब आप एक्सेप्शन लिखो. सभी ध्यान है तो क्लियर है बेटा. क्या बोला? जनरल रूल क्या है? एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन वॉइड. एग्रीमेंट कोई भी बिना कंसिडरेशन के बनेगा, यस क्या होगा? वो वॉइड होगा. एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है. और अ कॉन्ट्रैक्ट में ओनली बी एनफोर्सेबल व्हेन कंसिडरेशन इज देयर. मतलब बिना कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन ही नहीं सकता. नो कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनेगा. लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. तो बेटा यहाँ पे आप एक लाइन छोड़ के अब लिखना यहाँ से, however, comma, however, comma, in the following cases, comma, the agreement though made without consideration, the agreement though made without consideration, comma, will be valid and enforceable. समझे क्या बेटा? क्या बोल रहा है? कह रहा है इन द फॉलोइंग केसेस. अब जो बता रहे हैं, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, हम उसको क्या मानेंगे? वैलिड एंड. जनरली एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है? वॉइड. जनरली क्या होता है? जनरली तो वॉइड होता है. लेकिन इन फॉलोइंग केसेस में कोई भी एग्रीमेंट जो विदाउट कंसिडरेशन ना है, हम उसे क्या मानेंगे? वैलिड एंड एनफोर्स. तो बेटा बेसिकली नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का जो जनरल रूल है उसका क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया ना. जनरली तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है, लेकिन इन केसेस में हम क्या मानेंगे? वैलिड. तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे, इन केसेस में हेडिंग डाल लेना बेटा, exceptions of no consideration, no contract. Exceptions of no consideration, no contract. सारे exceptions देखो ना, चुनने चुनने इजी एक्सेप्शन. अब यहाँ पे ना मैं बता रहा हूँ कुछ पॉइंट ऐसे होंगे. अब सात वर्ड है, सातों के साथ तो टेक्निकल है, सातों के साथ तो टेक्निकल है भाई. लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो ना आपके लास्ट के चैप्टर्स में बाद में दोबारा आएंगे. तो जो पॉइंट मैं आपको बोल दूं ना कि जैसे एक पहला एजेंसी वाला, वो लास्ट में दोबारा आएगा. अब अपने बुक देखो, अपन लास्ट चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी चैप्टर जो है ना, वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, चैप्टर का नाम है. तो उसमें हम पूरे डेप्थ में पढ़ो. ठीक है, एजेंसी क्या होता है अभी मैं इतना डेप्थ में बताऊंगा तो इतना समझ नहीं आएगा, बट एजेंसी का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. अब कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो इतने टेक्निकल है कि वो बाद में आएंगे, तो मैं बाद में समझाऊंगा. अभी मैं क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग दे दूं
लेकिन अभी आप पॉइंट्स को लर्न कर लेना, जो मैं समझाऊंगा 7 में से 5 को समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखो, वो कौन से केसेस जहाँ पे कंसिडरेशन कौन से पहले बनता है। बेटा पहला पॉइंट है एजेंसी। क्या है बेटा? एजेंसी। अब ये क्या है? अभी मैंने आपको एग्जाम में जो पॉइंट लिखने लिख के आना है वो बस इतना लिख कर आना है। एजेंसी में लिखना अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेटा देख रहे हो कौन सा सेक्शन है? 185। अभी हम कौन से पे? अभी तो हम 12 15 पे कहीं पहुंचे, ठीक है। अभी तो हमने 12 13 से आगे कुछ काम ही नहीं करा, 10 एडमिशन करा था, 12 13। अभी तो आएगा आगे 185। ये पता कौन सा सेक्शन है? ये पहले इंटर में होता था, अब ये पता ना इस सेटअप से चेंजेस आए हैं। तो वो जो इंटर की लॉ फाउंडेशन में और एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, आपकी बुक के लास्ट के 3 चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट प्लेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये तीनों इंटर में आते थे। अभी तीनों इंटर से फाउंडेशन में आ गए और ये कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट सेक्शन है, लास्ट के लास्ट सेक्शन है। तो लास्ट में बढ़ाएंगे आपको एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो बस इतना लिखो 185 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी no consideration is necessary to create an agency। बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बनाने के लिए कोई भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। संदीप अब तो मुझे सर ऐसे कैसे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, एजेंसी होता है? बेटा मैं पहले अभी रहने दो, 185 पे हम जाएंगे, चैप्टर खत्म होगा, ठीक है, पूरे चैप्टर पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो यहाँ तो कुछ ऐसी बात नहीं, पेपर में आपको जो लिख रहे हैं मैं हिस्ट्री में लिखना, नेक्स्ट करना सिस्टमैटिक फाइंडिंग 185 बोला कि एजेंसी को बनाने के लिए कंसिडरेशन नहीं है। दोबारा बोलता हूँ नेसेसरी नहीं है, मतलब अगर कंसिडरेशन है तो भी बन जाएगा, नहीं है तो भी बन जाएगा, ठीक है ना। बस आपने इसमें प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, एलआईसी एजेंट हो ना, एलआईसी एजेंट, एलआईसी एजेंट बनता है ना, वो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो जब आप एक एलआईसी के एजेंट बनते हो ना, तो आप एलआईसी और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो रहा है। जब आप एलआईसी के एजेंट बनते हो तो बेसिकली एलआईसी की जो कंपनी है वो प्रिंसिपल है और आप क्या हो उसके एजेंट है, और आपके बीच में जो हो रहा है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। थोड़ा अब आपको क्लिक हुआ थोड़ा सा, बस वो है। अब टेक्निकल क्या होता है वो हम चैप्टर नंबर लास्ट में पढ़ेंगे, सेक्शन 185, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो, समझने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आएंगे बेटा, नेक्स्ट आएंगे, ध्यान सुनना। पॉइंट नंबर 2, ऐसा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जहां पे कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बेटा वो है क्या? वो है कंप्लीटेड गिफ्ट। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? कंप्लीटेड गिफ्ट। इसमें लिखो इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट, कॉमा द रूल नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई। बेटा नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट यहां पे भी अप्लाई नहीं होगा। कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में पहले देखो कंप्लीटेड गिफ्ट होता क्या है। संदीप बेटा जब मैं गिफ्ट हैंड डाउन करता हूं किसी को, उसे बोलते हैं कंप्लीटेड गिफ्ट। मतलब मैं तेरा बर्थडे है फॉर एग्जांपल और तेरे को मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, तेरे को मैं क्या दे रहा हूँ? गिफ्ट। अब जैसे मैंने अपने पास से तेरे को गिफ्ट तेरे हाथ में रख दिया तो वो गिफ्ट क्या बन जाता है?
कंप्लीटेड गिफ्ट क्या बन जाता है? कंप्लीटेड गिफ्ट। और कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में देखना क्या होगा। अब मान लिया मैंने तुझे अपना गिफ्ट दे दिया, तेरे बर्थडे पे तेरे को गिफ्ट दे दिया, तेरे पास गिफ्ट आ गया, हैंड ओवर मैंने अपने आप से इसको कर दिया, तेरे को गिफ्ट बन गया कंप्लीटेड। अभी क्या है, मैं ना फ्यूचर में तेरे से वो गिफ्ट वापस नहीं ले सकता। जैसे मैं कोर्ट के बाद आज मान लिया अच्छी थी, मैंने तुझे गिफ्ट दिया, कल हमारी लड़ाई हो गई, अब मैं कोर्ट के पास गया, मैंने कहा इसको जो मैंने गिफ्ट में सोने की चेन दी थी ना, वो मुझे वापस चाहिए, अब ये मेरा दोस्त नहीं है। तो लॉ कहेगा भाई ऐसा क्यों? तो मैं कहूंगा अब ये मेरा दोस्त नहीं है और मैंने तो इसे गिफ्ट दिया था, बदले में इसने मुझे कोई कंसिडरेशन किया, गिफ्ट में तूने तो मुझे कुछ नहीं दिया, तो मैंने तो इसे गिफ्ट दे दिया, सोने के लिए 1 लाख रुपए कैश गिफ्ट में, अब तो मुझे वापस चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में तो उसने मुझे तो कोई कंसिडरेशन नहीं दी, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो नहीं था, तो मुझे तो गिफ्ट वापस दो मेरा। तो लॉ कहेगा सुन में, यहाँ पे ना गिफ्ट के केस में जब एक बार गिफ्ट कंप्लीट हो जाता है आप दे देते हो, तो बदले में आपको कुछ मिले या ना मिले, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है वैलिड। अब वो गिफ्ट चला गया उसके पास, और गिफ्ट देने के बाद आप वापस नहीं दे सकते। समझ आई बात? तो कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में भले ही यहाँ पे मेरे इसको तो चेंज मिल गई, मुझे क्या मिला, मेरे पास तो कुछ नहीं आया ना, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा, वैलिड, और एक बार देने के बाद मैं वापस नहीं ले सकता। लॉ मेरे पास पावर है कि नहीं, कहेगा मना कर देगा, कहेगा नहीं ले सकते आप। कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मेरे लिए तो कोई कंसिडरेशन नहीं थी ना सिर्फ यहाँ पे, चेन तो तुझे मिली, मुझे क्या मिला, फिर भी मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड। समझ आया? तो यहाँ पे कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में इनसे केस स्टडी नहीं आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। केस स्टडी किस पॉइंट से आते हैं मैं टेक्निकल बताऊंगा। पहला आप बस इतना रखो, एजेंसी पहला क्या है, सेक्शन 185 बोलता है कि एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बनाने के नेसेसिटी नहीं है। दूसरा केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट ये बोलता है भैया अगर कंप्लीट गिफ्ट का केस है तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब इसका क्या लिखना, नथिंग इन दिस सेक्शन, कौन से सेक्शन की बात कर रहा है बताइए, ये बात कर रहा है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, पहले सेक्शन 25 होता है उसका, लेकिन आपको याद नहीं रखना उस काम का, ठीक है। नथिंग इन दिस सेक्शन नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट shall affect the validity as between the donor and donee। जो गिफ्ट दे रहा है वो डोनर है, और जो गिफ्ट जिसको गिफ्ट मिल रहा है वो क्या है, डोनी, कॉमा ऑफ एनी गिफ्ट actually made, thus gifts do not require any consideration। पहले बताओ बेटा ये सब बात करें, गिफ्ट के केस में भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लॉ ने क्लियरली बताया। तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन नंबर 1, कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं ऑफ एजेंसी सेक्शन 185। सेकंड कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट, ठीक है। यस कोई दिक्कत, 2 पॉइंट हो गए। अब आ जाओ बेटा पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस का पॉइंट नंबर 3 है बेटा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, बेटा लव एंड अफेक्शन वाला नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, नेचुरल लव एंड अफेक्शन मतलब जैसे फादर और सन के बीच में, फादर डॉटर के बीच में, मदर सन के बीच में, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ये कह रहे हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे इवन विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन ध्यान रखना मैं भी बताऊंगा एग्जांपल देके, लेकिन इसमें ना कुछ कंडीशन है, इसमें कुछ कंडीशन है। इसमें लिखना पहले तो conditions to be fulfilled, conditions to be fulfilled under section 25।
मैंने बताया था पूरा सेक्शन 25 ही चल रहा है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है, बस कंडीशन को भी फुलफिल लग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट मतलब नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कब एक्सेप्शन क्रिएट हुआ, पहला पॉइंट कह रहे। सबसे पहली बात तो होना चाहिए नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज। कंडीशन नंबर 2, अभी एक एग्जांपल दूंगा संदीप, तभी समझ आएगा, अभी बस लिखवा रहा हूं समझाने का, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, parties must stand in near relationship to each other. Point number 3, it must be in writing. और point number 4, it must be registered under the law. संदीप अगर ये 4 कंडीशन तो बेटा नेचुरल लव एंड अफेक्शन के पॉइंट में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा इवन विदाउट कंसिडरेशन। सर ये 4 कंडीशन क्या है, ये एग्जांपल फॉर्म में समझाओ बेटा, बस 1 मिनट रुक जाओ, बस इसके नीचे एक और लाइन लिख लो, जब आंसर आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, और प्लीज इसे इंपॉर्टेंट भी कर लेना, क्योंकि ये उन पॉइंट में से एक है जिसमें ना सेपरेट इंडिविजुअल पॉइंट आता है, जिसमें सेपरेट इंडिविजुअल पॉइंट आता है, ठीक है, ध्यान से। पॉइंट नंबर 3 के बाद आता है पॉइंट नंबर 4, और इसके बाद इसके नीचे लिखना, अभी इसी के नीचे कंटिन्यू, a written and registered agreement, a written and registered agreement based on natural love and affection, based on natural love and affection between the parties standing in near relationship to each other is enforceable by law even without consideration, even without consideration। चलो अभी तक ना कुछ भी समझ नहीं आया, एक एक क्वेश्चन भी समझ गए, तो मैं एग्जांपल दो समझो। पर पहले याद नो कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट बनता है वॉइड। लेकिन 7 पॉइंट जहां पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है इवन विदाउट कंसिडरेशन, इसे बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्शन पर वन क्या था, एजेंसी, इसमें होता है सेक्शन 185 बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को बनाने के लिए कंसिडरेशन की नेसेसिटी नहीं है। क्या होता है एजेंसी, लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड होता है बेटा क्या, कंप्लीटेड गिफ्ट। ये कहता है भाई गिफ्ट के केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सीन है वो अप्लाई नहीं होगा। गिफ्ट के केस में कॉन्ट्रैक्ट बनता है इवन विदाउट कंसिडरेशन, आपने गिफ्ट दिया वो वापस नहीं ले सकते, कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, इन केस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब ये कुछ कंडीशन है, अगर आप ये सारी कंडीशन होती है तो बेटा उस केस में भी कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, वैलिड। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अब आपको 100% समझ आ जाएगा। बेटा देखो ध्यान से, बेटा ये हमारा हस्बैंड, संदीप भाई ये कौन है बेटा, हस्बैंड, और ये कौन है बेटा, वाइफ। एक हस्बैंड है और एक कौन है, वाइफ। अब जो हस्बैंड है हमारा, बेटा मान लीजिए उसकी सैलरी है 1 लाख,
अमन। और आज आज प्यार प्यार में हस्बैंड प्रॉमिस कर देता है अपनी वाइफ को कि वो ना 20% सैलरी पर मंथ किसको देगा? किसको देगा बेटा पर मंथ? वाइफ को। मतलब कितना इसे रिसीव होगा? 1 लाख का 20%, 20,000 रुपए हर महीने ये से सैलरी का पार्ट देगा, ऐसा प्रॉमिस कर दिया। आज बंदा खुश था, बड़ी एकदम इसने प्रॉमिस कर दिया। अब इसकी बीवी बड़ी तेज, इसकी बीवी ने क्या करा, इस अभी इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अब पति को पता नहीं था, पति ने बोल दिया हाँ पक्का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है हाँ 100%, 20% सैलरी पर मंथ दूंगा। पत्नी तेज है, पत्नी ने लॉ पड़ी थी, पत्नी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को पता क्या कर दिया, पहली बात तो इसे राइटिंग में ले लिया। किस में ले लिया? राइटिंग में ले लिया। प्लस इसको ना बेटा रजिस्टर करवा लिया। क्या करवा लिया? आता ना तो रजिस्टर पेपर है ना, कोर्ट के बाहर लॉयर्स देते हैं आपको स्टैम्प पेपर, रजिस्टर पेपर टाइप का, तो उसमें रिटर्न में लगा के इसको रजिस्टर करवा लिया। अब पता है यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनके बीच के जो कॉन्ट्रैक्ट बने ना, अब देखो कैसे हस्बैंड क्या देगा वाइफ को? 20,000 रुपए हर महीने। वाइफ क्या देगी हस्बैंड को? कुछ भी नहीं देती। अब यहाँ पे टेक्निकली हस्बैंड के लिए कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, हस्बैंड के लिए। अब टेक्निकली हस्बैंड क्या बोलेगा? अगले महीने हस्बैंड ने बोला पागल है कि मैं तो मजाक में बोल रहा था, देख और मजाक में भी क्या कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैं तो आपको पैसे देता हूँ, बदले में आके मुझे दे रहे हो, और मैंने पढ़ा था कंसिडरेशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। ऐसा हस्बैंड 6 मंथ, अब वाइफ तूने लॉ तो पढ़ा लेकिन तुमने एक्सेप्शन पढ़ा क्या? एक्सेप्शन क्या बोलता है? कह रहा सुनो, अगर पार्टीज के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, अगर पार्टीज के बीच में क्या है बेटा? क्या हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होगा? एब्सोल्युटली यस। अगर पार्टीज, सेकंड पॉइंट सुन लो, नियर रिलेशनशिप में है, किसमें है? हस्बैंड वाइफ, फादर है ना, अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, दोनों पार्टीज के बीच में नियर रिलेशनशिप है, और आपने किसी प्रॉमिस को रिटर्न लेके रजिस्टर्ड करवा लिया, रिटर्न लेके, तो इवन विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मतलब अगर आपके पापा ने जल्दी से आपको प्यार से बोल दिया ना, तो पॉकेट कर दूंगा 5,000 रुपए से, और बस तुमने बड़ी तेजी से राइटिंग में रजिस्टर करवा दिया, तो आप अपने पापा को कोर्ट में एनफोर्स कर सकते हो इस काम के लिए। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम करो या ना करो, लेकिन मैं लीगल राइट बता रहा हूँ पास हो। फिर से रिपीट कराओ, चारों कंडीशन मीट होनी चाहिए। पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए? नेचुरल लेवल अफेक्शन। पार्टी किस रिलेशनशिप में होनी चाहिए? नियर रिलेशनशिप में। एग्रीमेंट इन राइटिंग एंड इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। अगर वो नीचे ही लिखा है और रिटर्न एंड रजिस्टर्ड, देख लेना क्या लिखा हुआ है, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड, अंडरलाइन कर लो। ऐसे नहीं है ओरल में चलेगा ना ना, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड। बेटा बेस्ड होना चाहिए किस पे? नहीं, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड बेस्ड ऑन between the parties standing in, third point, between the parties standing in to each other। बेटा अगर आपकी रिटर्न रजिस्टर्ड लव अफेक्शन नियर रिलेशनशिप है, तो कह रहा है टू ईच अदर इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, आगे बोल रहा है इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इवन विदाउट कंसिडरेशन। समझ आ रही है? तो यहाँ पे अगर आपको ऐसे कि हस्बैंड ने 20% सैलरी 50% सैलरी देने का वादा था और इसको कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न सब कुछ है, तो बताओ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या ये वैलिड होगा? अब हस्बैंड कह रहा है कि इसमें कंट्रीब्यूशन की तो ये इनवैलिड है, तो आप पूरा प्रोविजन बताओगे, पहले जेंडर रूल बताओगे कि नो कंसिडरेशन होगा, लेकिन आप नीचे बोलोगे कि भैया इसका एक एक्सेप्शन है विच इज नेशनल एक्सेप्शन, फिर आप चारों केस बताओगे, और हो सकता है कि उसमें बोला हो कि रिटर्न रजिस्टर्ड ना हो, तो फिर आपको बताना पड़ेगा देखो अगर रिटर्न होगा तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा इवन विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन अगर नेशनल लेवल एक्सेप्शन में प्रॉमिस कर दिया लेकिन बाय रिटर्न रजिस्टर नहीं करा, तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन के केस में चारों आपकी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ आ गई? पक्की बात? तो एक बार रिपीट करें,
जनरल रूल क्या है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बिना कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड क्या होता है? वॉइड। लेकिन देयर आर 7 केसेस, 7 एक्सेप्शन जहां पे नो कंसिडरेशन नो रूल का रूल अप्लाई नहीं होता, मतलब इन केसेस में बिना कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वैलिड। बट वो कंडीशन है, पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी सेक्शन 185 में पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, बस इतना देखो एजेंसी बनाने के लिए कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट होना जरूरी हो भी सकती नहीं। सेकंड, इन केस ऑफ कंप्लीटेड के केस में आपको अगेन कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड, इन केस ऑफ नेचुरल कंडीशन है, नेचुरल लेवल इफेक्शन केस में बिना कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन सकता है। चार कंडीशन, इफ देयर इज नेचुरल लेवल इफेक्शन बिटवीन द पार्टीज, पार्टीज कौन से रिलेशनशिप है? नियर रिलेशनशिप है। जो एग्रीमेंट है वो कहना कैसे होना चाहिए? इन राइटिंग एंड इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। अगर ये चारों कंडीशन मीट है, इट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ इवन विदाउट कंसिडरेशन। फिर इसके नीचे एग्जांपल बना लीजिए, साइड में मैं लिख भी देता हूं। इन दिस एग्जांपल द कॉन्ट्रैक्ट is valid even without consideration. In this example, the contract is valid even without consideration. हेलो, हाँ जी राहुल भाई, क्लास खत्म हो गया आपका? ओके ओके। एमसी नीचे करें। हाँ, अभी अभी तो वैसे चल रही है ये क्लास, 2 मिनट बचे, बस आप आ जाओ, मैं कर दूंगा। In this example, the contract is valid even without consideration because बेटा यहाँ पे क्या है? लव एंड अफेक्शन है प्लस, वेरी गुड, दूसरा क्या है? नियर रिलेशनशिप है प्लस रिटर्न है प्लस रजिस्टर है। तो आई होप आपको ये चीज तो समझ आ गई बेटा कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन में आपको क्या क्या चेक करना होगा। ठीक है, अगर पेपर में इंफॉर्मेशन क्लियर दे रखी है तो ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है ना, तो यस तुझे ना दोनों केस बताने पड़ेंगे। देखो हस्बैंड एंड वाइफ का केस है, हस्बैंड एंड वाइफ मदर सन ये सब बोल दिया, तो दो कंडीशन तो अपने आप मीट हो गई, नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो होगा ही होगा, उसके लिए तो बताना नहीं पड़ेगा, तो रिलेशन देख के बताना पड़ेगा। नियर रिलेशनशिप भी होगा, फादर एंड सन का नेचुरल लव एंड अफेक्शन नियर रिलेशनशिप। कंडीशन क्या देखनी पड़ेगी? क्या रिटर्न एंड रजिस्टर्ड है? अगर मेंशन है तो क्लियर है, अगर मेंशन नहीं है ना तो सुनिए दो केस बनेंगे। आप पहला केस अज्यूम करोगे कि रिटर्न रजिस्टर्ड है, तो आप बताओगे एक्सेप्शन फेल हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। केस 2 में आप अज्यूम करोगे कि रिटर्न रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप बोलोगे फिर उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो आपको सब बताना पड़ेगा अलग अलग कंडीशन। आई होप दिस इज क्लियर। पक्का ना? चलिए, तो बड़ा मुश्किल में से इतना ही रखेंगे। आज मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट के रूल्स कराए, फिर मैंने आपको एक जनरल रिलेशन कराया, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मैंने आपको 3 टॉपिक बता दिए। एक तो क्या बेटा, एजेंसी में कंसिडरेशन नहीं चाहिए, कंप्लीट गिफ्ट में नहीं चाहिए, और नेचुरल है सेक्शन में। इसको आप प्लीज अच्छे से रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास जब हम मिलेंगे थर्सडे आई होप दिस इज क्लियर। पक्का कोई डाउट नहीं है? चलो, एक चीज और बेटा, आपका